सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड वेलकम टू द माय सेशन। आज बात करने वाले हम क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एन एटम, है ना। एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करने वाले यहाँ पे। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था जो किसके बेसिस पे था, न्यूटन्स लॉ फ्रॉम ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सच एज फॉलिंग अ स्टोन, जैसे कि स्टोन का फॉल होना। एक मिनट देना। ओके सॉरी। सो वापस एक बार बात करता हूं कि जो क्लासिकल न्यूटन्स लॉ बेस्ड मैकेनिक्स था ऑफ मोशन दैट सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकता था। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सच एज फॉलिंग ऑफ स्टोन, other planets etc. which have essential a particle like behavior as shown in the previous section. ऐसे पार्टिकल सब जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर एसेंशियली था उनके लिए और जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करते थे, उन सब का मैकेनिक्स अच्छे से न्यूटन्स मैकेनिक्स समझा पा रहा था, क्लासिकल फिजिक्स समझा पा रहा था। However, it fails when applied to microscopic object. बट यही न्यूटन मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो फेल हो जा रहा है। लाइक इलेक्ट्रॉन्स, atoms, molecule, etc. This is mainly because of the fact that classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter. और वो वही फैक्ट है कि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के फिजिक्स को नहीं समझा पा रहा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ड्यूअल बिहेवियरिटी ऑफ द मैटर को इग्नोर किया गया है, उसको ध्यान में नहीं लिया गया है। फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको भी इग्नोर किया गया है। So the branch of science that takes into account this dual behavior of the matter is called quantum mechanics. So this is the broadly difference between the classical mechanics and quantum mechanics. Classical mechanics सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को लगता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को लगता है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि वो ड्यूअल बिहेवियरिटी जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो दोनों को इग्नोर कर रहा है। इसीलिए साइंस का एक नया ब्रांच जो ये दोनों के साथ डील कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थियोरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टिकल लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। इट स्पेसिफाई द लॉ ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट ओबे, और वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो लॉ को स्पेसिफाई करता है जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करने चाहिए। When a quantum mechanics is applied to a macroscopic object, जब quantum mechanics को macroscopic object पे apply करते हैं for which wave-like properties are insignificant, the result are the same, result same रहते हैं as those from a classical mechanics. जो classical mechanics से मिलते हैं वही result रहते हैं। Then quantum mechanics was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. समझने वाली बात ये है कि हमारे पास दो ब्रांच है साइंस की, एक है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड हुआ है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बट जो लेटर ऑन साइंस का नया ब्रांच है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, वो एक्चुअली आया था माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, बट वही इक्विवेलेंटली ऑबे कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी। मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा ब्रॉड सेंस से है, वो माइक्रोस्कोपिक को तो समझा ही पा रहा है, साथ में वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को भी समझा पा रहा है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका डेवलप करने का जो पूरा ध्येय है या श्रेय है किसको जाता है? वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एडविन श्रोडिंगर। Hence, however, we shall discussing the quantum mechanics which is based on ideas of wave motion. जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं तो कौन से बेसिस पे होता है? आइडियाज ऑफ द वेव मोशन। The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger
and it won him to a Nobel Prize in physics in 1933. And the equation which incorporates wave-particle duality of the matter as proposed by the de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. Schrödinger ने क्या किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में एक इक्वेशन फॉर्म किया था, दैट इक्वेशन डील विद द ड्यूअलिटी, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों के साथ डील करता था, और de Broglie जो था ना, हमने पढ़ा था लैम्बडा इक्वल्स टू h अपन mv, उसको फॉलो कर रहा था. बट उस इक्वेशन का फॉर्मेशन और उसको समझना कॉम्प्लेक्स रहेगा, आपके लिए यहाँ पे इजी नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें हायर मैथमेटिक्स यूज होता है, इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको इग्नोर करने वाले हैं. यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिस्टम इन अ हायर क्लासेस इफ यू आर गोइंग टू टेक इंजीनियरिंग और यू आर गोइंग टू टेक केमिस्ट्री एज योर कैरियर सब्जेक्ट, तब आपको आगे के क्लासेस में वो समझना रहेगा. For a system such as an atom or molecules whose energy does not change with time, ऐसा सिस्टम एटम का या मॉलिक्यूल्स का जिसका एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, Schrödinger equation is written as Hamilton. This is the Hamilton psi equals to E psi, where this Hamilton is a mathematical operator known as Hamiltonian. Schrödinger gives a recipe for constructing the operator from the expression for total energy of the system. Schrödinger ने ये हैमिल्टन ऑपरेटर है वो कैसे काम करेगा उसका पूरा लॉजिकल रेसिपी दिया था फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में प्लस एक ऑपरेटर है, 2 + 3 करते तो हम कैसे ऐड करके 5 बना देते हैं, वैसे हैमिल्टन भी एक ऑपरेटर है, बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर. उसके बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हम जस्ट समझेंगे कि वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो लॉजिकली कैसे काम करता है, उसका पूरा रेसिपी सोडिंजर ने डिफाइन करके रखा था, है ना, किसी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी के लेवल पे से. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक अ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्ली, अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्ली and repulsive potential among the electrons and nuclei individually. समझना, ध्यान देना. तो यहाँ पे जब हैमिल्टन को डिफाइन किया गया तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स टेकन इनटू अकाउंट कैसे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन या न्यूक्ली ले लो, या तो फिर अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ले लो एंड न्यूक्ली ले लो. इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, न्यूक्ली यानी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है वो पोटेंशियल, या तो फिर रिपल्सिव पोटेंशियल, रिपल्सिव एनर्जी ले लो जो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 प्रोटॉन के बीच में लगता है ना. सो इस सबको ध्यान में लेके हैमिल्टन को डिफाइन किया, एनर्जी को डिफाइन किया गया और उस एनर्जी से हैमिल्टन को डिफाइन किया गया. एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो सॉल्यूशन बनाया गया था ये वाला इक्वेशन, वैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा फॉर्मेशन में नहीं दिया है, बट हैमिल्टन साई इक्वल्स टू ई साई, वो एक जो वेव इक्वेशन सोडिंजर ने फॉर्म किया था, वैसे एक्चुअली में वो ऐसा कुछ था, ∇² साई अपन ∇x² प्लस ∇² साई अपन ∇y² प्लस ∇² साई अपन ∇z² इक्वल्स टू 0, ऐसा समथिंग था. देन तो ये जो इक्वेशन उससे भी कॉम्प्लेक्स है, तो एक सिंपल फॉर्म है सब कंडीशंस अप्लाई करने के बाद. तो ये जो इक्वेशन सोडिंजर ने क्वांटम इक्वेशन बनाया था उसका अगर सॉल्यूशन देखने जाए तो जैसे नहीं हम x² - 4x प्लस 2 × 2 = 4 यानी √2 नहीं 2 रख लेते इक्वल्स टू 0. ओके, ऐसे करते थे और फिर x का वैल्यू रखते थे जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. वैसे ही ऐसा एक इक्वेशन था जिसके अंदर सॉल्यूशन कौन निकलता था, En psi. तो वो सोडिंजर इक्वेशन को हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ऐसा देखा कि लॉजिकली एक हैमिल्टन ऑपरेटर यूज किया जाता था और उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में आता था एनर्जी E और वेव फंक्शन psi. psi जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये त्रिशूल लाइक सिंबल है, दैट इज psi, है ना, उसको वेव फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन. सो दिस इज द थिंग. Hydrogen atom and Schrödinger equation. When the Schrödinger equation is solved for the hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels the electron can occupy and corresponding wave function, that is psi, of the electron associated with each energy level. तो possible आपको पहले तो energy levels मिले जब Schrödinger equations को हाइड्रोजन को अप्लाई किया गया तो, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव फंक्शन डिफाइन किया गया, और वेव फंक्शन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट एसोसिएट विथ ईच एनर्जी लेवल. दैट मीन्स कि एवरी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वेव फंक्शन psi. Thus quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by set of 3 quantum number.
अब ये जो वेव फंक्शन है वो किस तरह से बनता था, कौन सी चीज पे ध्यान रखता था, तो इट डिपेंड्स ऑन सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर. which quantum numbers? So the number 1 principal quantum number which is represented by n, then azimuthal quantum number which is represented by L, and magnetic quantum number which is represented by Ml arise as a natural consequence in the solution of the Schrodinger equation. ये तीनों क्वांटम नंबर डिफाइन किए गए थे जब श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाया गया. हम यहाँ पे कुछ बातें सर्वल टॉपिक्स तक डायरेक्ट लेने वाले हैं. हमने वो नहीं देखा कि हाउ श्रोडिंजर फॉर्म द इक्वेशन, हमने वो नहीं देखा कि व्हाट इज द श्रोडिंजर इक्वेशन, हमने इक्वेशन ही नहीं देखा तो उसके सॉल्यूशन पे भी हम नहीं गए. बट हम ऐसा डायरेक्टली कंक्लूजन ले रहे हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर ने इक्वेशन बनाया है, वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं तो En psi मिलता है. साई वो वेव फंक्शन है, किसी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड किसी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसमें साई के 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज N, L एंड M, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, मानो कि इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में होता है, द वेव फंक्शन corresponding to that energy state contains all information about the electron. वो जो वेव फंक्शन जो बनता है N, L और ML से, वो वेव फंक्शन के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में. द वेव फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon the coordinates of the electrons in the atom and does not carry any physical meaning. वेव फंक्शंस जो हमने यहाँ पे बात की है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर से बना हुआ एक फंक्शन है. जैसे हमारा इक्वेशन बनता है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट हाँ वो इलेक्ट्रॉन के सारे जो कोऑर्डिनेट्स है उसके इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पोजीशंस को डिफाइन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है. देन सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एरोमेटिक ऑर्बिटल्स. उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ऐसे ही वेव फंक्शन से जो एक एनर्जी लेवल डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल ऑफ एटम्स. ऑर्बिटल्स तो पहले भी नाम दिया गया था बोहर के मॉडल में, है ना. दैट इज द थिंग. Such wave function pertaining 1 electron space are called 1 electron system. ऐसे वेव फंक्शंस को पिटेड करने वाले एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लाइक हाइड्रोजन. जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है. The probability of finding electron is at a point within the atom is proportional to the psi square. Magnitude of psi square, this is the modulus psi, यानी वेव फंक्शन का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर एट दैट पॉइंट. मतलब कि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा. माय डियर स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग ने ऑलरेडी हमें सिखा दिया है कि हम इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई एग्जैक्टली जब हम किसी को मेजर नहीं कर पाते तब हम प्रोबेबिलिटी वर्ड्स लेके आते हैं. तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से मिलेगा. जहां पे वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. द क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सम फिनोमिनन दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स मॉडल. है ना, ये जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का श्रोडिंजर इक्वेशन हाइड्रोजन को लगाया तो हाइड्रोजन के लिए जब बोहर मॉडल अप्लाई किया गया था और बोहर मॉडल जो बातें हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो सारी बातें यहाँ पे ये जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला मॉडल है श्रोडिंजर का इक्वेशन लगाने के बाद वेव फंक्शन के थ्रू जो मॉडल रिप्रेजेंट करे वो एक्सप्लेन कर पा रहा है. यानी कि अगर आप बोहर लिमिटेशन को याद करो तो डबलेट और ट्रिपलेट था, तो यहाँ पे डबलेट और ट्रिपलेट भी अच्छे से समझा पा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स. एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन टू अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट इज अ डिफिकल्ट. हाँ, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा इजी रहता है, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन में जाते हो रिपल्सन का ध्यान में लेना पड़ता है. श्रोडिंजर इक्वेशन को अप्लाई करना मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है. एंड द श्रोडिंजर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली. तब आप श्रोडिंजर इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड्स. और ये डिफिकल्टी को अगर आपको दूर करना है तो आपको अप्रोक्सीमेट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे. सच calculation with the aid of modern computers shows that orbital in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed above. Okay, ना ये जो कैलकुलेशन है वो एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स पहले जब हैंडल ही करते थे, है ना. जैसे एक्चुअली में इसमें हायर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन
कैलकुलस, कैलकुलस यानी कहने का मतलब इंटीग्रेशन, डिफ्रैक्शंस वगैरह आता है, तो हाथ से थोड़े ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, इसीलिए हम कंप्यूटर असिस्टेंस हेल्प लेते हैं, यानी कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन अ कोसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ती है? बिकॉज जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है लेकिन हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियर चार्ज क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल ऑर्बिटल्स आर समवट कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फर्दर एज यू शैल सी लेटर in a subsection, unlike orbitals of the hydrogen and hydrogen like species, जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, whose energies depends only on quantum number n, जिसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर n पे डिपेंड्स है। the energy of orbitals in a multi electron atom depends on quantum numbers n and l। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी कि जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिनका एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड्स है। माइंड में स्टोर करके रखना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिनका एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर पे डिपेंड्स है, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए जाएंगे, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसी सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब आपकी एनर्जी अलग अलग क्वांटम नंबर पे डिपेंड रहेगी, दैट इज n एंड l, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एसवी क्वांटम नंबर। सो अप टू नाउ किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, टेल मी फास्ट इफ यू हैव एनी डाउट। बोलिए फटाफट से। ओके, सो अब मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो और कुछ नहीं है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पिक्चर है, विच इमर्ज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। जो किसके थ्रू बना है? श्रोडिंगर इक्वेशंस के एप्लीकेशन के थ्रू बना है। एंड द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्योंकि बेटा श्रोडिंगर इक्वेशंस को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इस लेवल पे, और इसीलिए ना तो हम पढ़ने वाले हैं ना उसकी बातें करने वाले, बट उसका कंक्लूजन क्या था उस मॉडल का वो बात करते हैं। तो पहला समझना, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज क्वांटनाइज्ड। बोहर ने माना था वही की वही बात है, बोहर ने भी माना था ना एनर्जी क्वांटनाइज है, देन तो यहाँ पे भी एनर्जी क्वांटनाइज है एंड कैन हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली। उसके पास भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, जब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं टू अ न्यूक्लियस इन अ एटम्स, न्यूक्लियस इन अ एटम। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये क्वांटाइजेशन तब सही रहता है स्पेशली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन बाउंड विद द न्यूक्लियस। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बाउंड भी है न्यूक्लियस के साथ, कैसे? ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, है ना। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा है पॉजिटिव चार्ज ने। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होना वो डायरेक्टली रिजल्ट है कौन से प्रॉपर्टी का? वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वही श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नंबर थर्ड पॉइंट ऐसा है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमाइंड नॉन एक्यूरेटली। इसलिए हम बोहर ने जो गलती की थी वो नहीं करने वाले क्वांटम मैकेनिक्स में। बोहर ने पाथ को फिक्स कर दिया था, सर्कुलर ऑर्बिट बताया था, बट क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है पाथ कभी भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, मतलब कि वो हाइजेनबर्ग को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज वाई यू शैल सी लेटर ऑन वी टॉक्स ओनली प्रोबेबिलिटी, और हमने एक बार वर्ड यूज भी किया। इसीलिए जब एग्जैक्टली हम पाथ को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ट्रैक नहीं कर पाते, तब हम प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी, फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन at different points in the atom. An atomic orbital is a wave function. जो atomic orbital है वो wave function है, that is psi for an electron in an atom.
ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन psi फॉर अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो और कुछ नहीं, एक वेव फंक्शन है, दैट वेव फंक्शन psi फॉर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाई द वेव फंक्शन, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाता है, वी वॉन्ट टू से दैट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज दैट ऑर्बिटल, है ना। पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन अलग अलग होते हैं, तो हम किसी इलेक्ट्रॉन के साथ किसी साई को जोड़ देते हैं, क्योंकि psi1 psi2 psi3 ऐसा मान लो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए, तो psi1 के साथ एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिक्स हो गया। देन सिंस द मैनी सच वेव फंक्शंस आर पॉसिबल, मैंने बोला ना psi1 psi2 psi3 डॉट डॉट डॉट, तो काफी सारे वेव फंक्शन पॉसिबल है। देयर आर अ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एवरी वेव फंक्शन एवरी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितने ज्यादा वेव फंक्शन उतनी ज्यादा ऑर्बिट्स। दिस वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एंड ए जो है वो वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑर्बिटल फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो ऑर्बिटल है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स आएगा एटम का। नॉर्मल आप लोअर स्टैंडर्ड में मानो कि 11th एटॉमिक नंबर वाला सोडियम ले लो तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 281 पड़े हो, बट इसको हम मोर प्रिस्क्राइब लेवल पे ले जाने वाले, 1s2 2s2 2p6, थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, कल के लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा 1s2 2s2 क्या है। तो द थिंग इज दैट वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन होने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनने लगे। इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफाइनाइट एनर्जी, और एवरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स एनर्जी होता है, जस्ट लाइक बोहर मॉडल, बोहर ने भी ऐसा ही बोला था। देन बट बोहर ने जो ऑर्बिटल्स डिफाइन किए थे वो सर्कुलर ले लिए थे, बट जब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तब यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो है वो सर्कुलर नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिटल वेव फंक्शन साइज से डिफाइन किए जाते हैं, है ना, मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मैंने बोला कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स है, बट उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। In multi-electron atom, electrons are filled in a various orbital in order to increasing energy. अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसके अंदर आपको जिसके इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है ऑर्बिटल में, या खुद को इलेक्ट्रॉन को फिल होना है ऑर्बिटल में, तो वो लोअर एनर्जी में सबसे पहले जाएंगे, फिर हाई एनर्जी में जाएंगे। मतलब कि पहले न्यूक्लियस के नजदीक के एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई होंगे, फिर न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, there shall therefore be an orbital wave function characteristics of orbital it occupies, और इसीलिए एवरी इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है, और जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली किसके अंदर स्टोर होती है, वेव फंक्शन साई के और अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई, और यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स करता है कि उस फंक्शन में से पूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल लेता है थ्रू द क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट विद इन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अभी हमने आगे देखा कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, एंड साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट द डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द एटम, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably found। अगर हमें साई स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाता है तो वो साई स्क्वायर के वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं ऐसे रीजन का जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली मिलते हैं, है ना, जिससे हम ऑर्बिटल का शेप पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, यानी कि कल के लेक्चर में, कल आएगा उस लेक्चर में। सो बट सिंपल ये 5 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद करके रखना। अब एक्चुअली में डियर स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स क्या है और क्वांटम नंबर्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें मैं आज 4 क्वांटम नंबर के बारे में बताने वाला हूं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन द एटम, काफी सारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट पॉसिबल हो सकते हैं एटम के अंदर। क्वालिटेटिवली दिस ऑर्बिटल्स कैन बी, क्वालिटेटिवली ये जो ऑर्बिटल है वो डिस्टिंग्विश देयर साइज, मतलब कि एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे, साइज से, शेप से एंड ओरिएंटेशन से। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से कैसे अलग होता है, तो उसका साइज अलग होता है, तो उसका शेप अलग होता है, या तो फिर उसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब वो कैसे अरेंज हुआ है।
So an orbital of smaller size means more chance to finding electron near the nucleus. ऐसी ऑर्बिटल जिसका साइज स्मॉल है, इसका मतलब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक। हम एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, चांसेस वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप लोकेशन मेजर नहीं कर पाओगे। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन दैट देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन द अलोंग अदर। मानो कि आपने नजदीक या दूर तो साइज से पता चल जाएगा, साइज फिक्स है, तो शेप और ओरिएंटेशन से क्या पता चलेगा कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कि सेपरेटेड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ओके, ऑर्बिटल्स को डिफाइंड किया जाता है क्वांटम नंबर से, एंड ईच ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर, दैट इज n, l एंड ml, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इंस्ट्रूमेंटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलो हर एक के बारे में समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n इज पॉजिटिव इंटीजर, उसकी जो वैल्यू है वो मैथमेटिकली वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हम मैथमेटिकल फंक्शन साई के ही 3 पार्ट्स है, n, m और l, इसीलिए ये तो मैथमेटिकल फंक्शन है, तो यहाँ पे भी मैथमेटिकल वैल्यूज आएंगे। तो ये जो n है माय डियर स्टूडेंट्स, वो 1, 2, 3 उसका इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी, लास्ट एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। एक तो सबसे पहले साइज डिटरमाइन करता है, और दूसरा काफी हद तक वो हमें एनर्जी डिफाइन करके देता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें साइज डिसाइड करके देता है और काफी हद तक एनर्जी डिसाइड करके देता है ऑर्बिटल का। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे He+, Li+2, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n। ऐसे स्पीसीज जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें एनर्जी एज वेल एज साइज क्लियरली डिपेंड रहता है n पे। अदर देन हाइड्रोजन स्पीसीज, मतलब कि जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसमें साइज तो n पे डिपेंड रहता ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, बट एनर्जी n और l दोनों पे डिपेंड रहता है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल डिफाइन करते हैं, and which is the increase in the value of n, number of allowed orbital going to be increased and are given by n square। अच्छे से समझना, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो अलाउड ऑर्बिटल उसमें कितने हो गए, n स्क्वायर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल फिक्स होता है। कौन फिक्स होता है, सेल। तो एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n स्क्वायर। कितने होते हैं, n स्क्वायर। एंड दैट इज वैल्यू ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू n कंस्टिट्यूट्स अ सिंगल सेल ऑफ एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर्स। जैसे कि n अगर 1 है तो उस सेल को k नाम दिया जाता है, n अगर 2 है तो उस सेल को l बोला जाता है, 3 है तो m, 4 है तो n। लाइकवाइज आगे आपको नाम देने हैं, लेकिन k, l, m, n बहुत हो गया। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n बढ़ता है तो साइज जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। अब देखो मेरे एरो से आप यूज टू हो जाना है, अप एरो मतलब इंक्रीज और डाउन एरो मतलब डिक्रीज। ओके, चलो। In the other word, the electron will be located away from the nucleus। साइज इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाना। ये साइज कम है, ये साइज बड़ा है ना। पूरा सर्कल समझना है, पूरा स्फीयर समझना है। तो जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। Since energy is required in a shifting away the negative charge electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increase with increase of n। क्या बता रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन लगता है, तो इसीलिए अट्रैक्शन के अपोज में हमें इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना है और इसीलिए उसका एनर्जी इंक्रीज होता है। मतलब कि यहाँ पे उसके पास लोअर एनर्जी स्टेज है, वहां से वो हायर एनर्जी स्टेज में जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तो वो आगे जाएगा, इसीलिए उसको एनर्जी बढ़ जाता है। देन चलो, तो एनर्जी गोइंग टू बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एन, यानी कि एन बढ़ा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। पहला क्वांटम नंबर कितने लोगों को समझ में आया? सिंपल, एन क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है वही कंक्लूजन है। एन कैसे आया और क्यों आया वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए। वैसे हमें एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर एल जो है उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर मोमेंटम। सॉरी, पहले तो एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या तो फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप, वो शेप डिफाइन करने का काम करता है। एन जो है वो साइज डिफाइन करता है।
और एल जो है वो शेप डिफाइन करता है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन एल वी कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। अगर n का वैल्यू फिक्स है तो उस पे से l का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। l का वैल्यू 0 टू n-1 होता है। जैसे कि बेटा n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0, 0 टू 1-1 0 ही होगा, चलो। बट n इक्वल्स टू 2 है तो l इक्वल्स टू 0 and 1, 2-1 1 तक। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो l इक्वल्स टू 0 1 2, है ना, 3-1 2 तक, तो 0 1 2। कितने लोगों को समझ में आया सीरीज बनाना, है ना? प्लीज रेज योर फिंगर। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज योर फिंगर। गुड। सो दैट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0 से स्टार्ट करके n-1 तक जाना है। जो मैंने बताया वो n इक्वल्स टू 1 है तो l इज ओनली वन वैल्यू, दैट इज 0। 2 है तो 0 and 1, और 3 है तो 0 1 2। ये हो गया आपका ऑर्बिटल्स। क्या हो गया? ऑर्बिटल। Now each cell consists one or more sub-levels, and the number of sub-level in a principal cell is equals to the value of n। जैसे कि आप देखो n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 2 है तो l इक्वल्स टू 0 1, n इक्वल्स टू 3 है तो l इक्वल्स टू 0 1 2। ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सब सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब सेल। अब यहाँ पे कितना सब सेल है? एक ही, क्योंकि n 1 था। यहाँ पे एक और एक 2 तो n 2 था, एक और एक 2 और एक 3 तो n 3 था। मतलब कि जितना वैल्यू ऑफ n है उतने सब सेल होते हैं। तो बात समझ में आ गई सब सेल की? यस और नो? देखो जो मैंने समझाया वो n इक्वल्स टू 1 है तो ओनली वन सब सेल L0, जो n इक्वल्स टू 2 है 0 and 1 देन 2 सब सेल, L इक्वल्स टू 3 है 0 1 2 देन 3 सब सेल एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा। Each subcell is assigned by the azimuthal quantum number L. Subcell corresponding to a different values of L represented by symbol also। जैसे कि L का वैल्यू 0 है तो उस सबसेल को S बोलते हैं, 1 है तो P, 2 है तो D, F, G एंड H। वैसे F तक हमारे 118 एलिमेंट खत्म हो जाते हैं। हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 0 1 2 3 ऐसे याद रखना है, 0 1 2 3 S P D F। इस तरह से बार बार कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सो टेबल आर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ द L। जैसे कि आपको पता है कि n इक्वल्स टू 1, अभी हमने इंडिविजुअली लिख के लिया था, यहाँ पे पूरा टेबल बना है। n इक्वल्स टू 1 तो L का 0 वैल्यू होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उस सब सेल को? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीधा आगे लिखा जाता है 1, और L इक्वल्स टू 0 का सिंबल है S, तो वो ऑर्बिटल हो गया 1s, वो सब सेल हो गया 1s। लाइकवाइज n इक्वल्स टू 2 में दो चांसेस, 0 and 1, तो 2s या 2p। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज इट इज लिखा जाता है, L इक्वल्स टू 0 तो S, L इक्वल्स टू 1 तो P, 2s and 2p। नाउ यहाँ पे 3 3 3 3 3, L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2। 3 अगर होता है तो 0 1 2 ही होता है, तो 3s 3p and 3d। एंड अगर L इक्वल्स टू 4 है तो मतलब सॉरी n इक्वल्स टू 4 है तो L 0 1 2 3, तो 0 के लिए S सिंबल, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 3 के लिए F, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एज इट इज। मतलब कि ये बात कैसी हुई पता है? 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर 4s 4p 4d एंड 4f। ऐसे देखो, मतलब कि s 1 से स्टार्ट हो जाता है, p 2 से स्टार्ट होगा, और 3d 3 से स्टार्ट होगा, और f 4 से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर आपको कोई पूछ ले कि 1p पॉसिबल है तो आपको ना बोलना है। क्यों ना? क्योंकि p के लिए l जो है वो आपको 1 चाहिए। अब आपने 1p बोला यानी n इक्वल्स टू 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए l इक्वल्स टू 0 होता है, यानी l इक्वल्स टू 1 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए 1p पॉसिबल नहीं है। कोई आपको पूछ ले 2d पॉसिबल है तो आपको बोलना है ना, क्योंकि 3d से स्टार्ट होता है। क्यों ना? तो भाई n इक्वल्स टू 2 है, और n इक्वल्स टू 2 के लिए l के वैल्यू होते हैं 0 and 1, और l इक्वल्स टू 0 तो s, l इक्वल्स टू 1 तो p, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ d, इसलिए 2d इज नॉट पॉसिबल। तो आपके ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अच्छे से समझ के देना है आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला समझ में आ गया है या ना? गुड। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन। तो हो गया क्या? साइज का इंफॉर्मेशन n, शेप का इंफॉर्मेशन l, और ओरिएंटेशन का इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml।
with respect to standard set of coordination axis for any subcell defined by L value। अब देखो n से L की वैल्यू मिलती थी और L से किसकी वैल्यू मिलेगी, ml की। किसकी वैल्यू मिलेगी, ml की। एंड द वैल्यू ऑफ ml इज 12 प्लस 1। 12 प्लस 1 जितने वैल्यूज होते हैं और वो वैल्यू माइनस L से 0 होके L तक जाते हैं। जैसे कि समझते हैं, मानो कि अगर आपको L इक्वल्स टू 0 है आपके पास, तो ml का वैल्यू सिर्फ 0 ही रहेगा। ओके, L इक्वल्स टू 0 तो ml इक्वल्स टू 0, बट L इक्वल्स टू 1 है तो ml का वैल्यू -1, 0, 1, माइनस L टू प्लस L। ये L का वैल्यू जो है वहां पे -L टू प्लस L तक जाना है। अगर L का वैल्यू 2 है तो ml का वैल्यू जो है वो -2, -1, 0, 1 एंड 2 ऐसे जाएगा। आया समझ में? अब देखो ml के टोटल कितने पॉसिबल वैल्यू मिलते हैं, तो 12 प्लस 1 जितने। जैसे कि यहाँ पे L इक्वल्स टू 0 है तो 2 इंटू 0, 0, 0 प्लस 1, 1, तो ml का एक ही वैल्यू मिला। यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1, 2, L की जगह पे 1 रखा, 2 इंटू 1, 2, 2 प्लस 1, 3, तो ml के 3 वैल्यूज मिले। यहाँ पे 2 है L इक्वल्स टू, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1, 5, तो यहाँ पे 5 वैल्यू मिले। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे समझाया गया। L इक्वल्स टू 0, ml 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, 1, यानी कि 1 s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल सिर्फ कितना होता है, 1। फिर L इक्वल्स टू 1, ml इक्वल्स टू -1, 0 एंड प्लस 1, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, 3, यानी कि p ऑर्बिटल। L इक्वल्स टू 1 यानी p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और L इक्वल्स टू 2, देन -2, -1, 0, 1, 2, टोटल हो गए 5 d ऑर्बिटल्स। L इक्वल्स टू 2 मतलब d ऑर्बिटल्स। Likewise, my dear students, L equals to 3, ml equals to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब f, ये हो गया f, ये हो गया d, ये हो गया p और ये हो गया s। ओके, s का कितना टाइप हुआ, 1 टाइप, p का कितना टाइप हुआ, 3, d का कितना मिला, 5 और f का कितना मिलेगा, 7। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में तो पूछते ही है, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सो यहाँ पे मिला क्या पता है, ml जो है वो हम L से डिराइव कर सकते हैं और L जो है वो कहाँ से डिराइव करते थे, n से। आपको याद करवा दूं, L का वैल्यू था 0 to n-1 और ml का वैल्यू था -L to L। इस तरह से एक के ऊपर एक डिपेंड है। Each orbital in atom therefore is defined by set of values of n, L and ml। हर एक ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर से डिफाइंड किया जाता है। बोहर के मॉडल में था उतना सिंपल सर्कल नहीं है, ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि मानो कि n इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 1 और ml इक्वल्स टू 0 हो तो ये 2 और L इक्वल्स टू 1 यानी 0, 1 sp 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। p सबसेल ऑफ सेकंड सेल यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2p को। द फॉलोइंग चार्ट्स गिव्स द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, जैसे L इक्वल्स टू 0, s 1, अभी मैंने लिखा था 1 के लिए p बोलते हैं, p में 3 टाइप्स होते हैं। L इक्वल्स टू 2 के लिए D बोलते हैं, D में 5 टाइप, F में 7, मैंने F तक रखा था, F तक आपके 118 एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन आगे जाओ तो 2 बढ़ता जाता है। G के टाइप्स 9 और H के टाइप 11। अब टू नाउ समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना बोलो फटाफट से। तो आज यहाँ तक 3 क्वांटम नंबर रखेंगे, 4th क्वांटम नंबर जो है वो कल से देखेंगे।